हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं रेशो एनालिसिस की। रेशो एनालिसिस दैट इज आईएससी क्लास 12। तो जब भी बात आती है रेशो एनालिसिस की, स्टूडेंट्स को याद आता है इतने सारे फॉर्मूलाज। इतने सारे फॉर्मूलाज को याद कैसे करें? तो आप मेरे साथ इनको याद करेंगे और आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि हम रेशो को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स: लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी जिसको टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है? आई एम टॉकिंग अबाउट रेशो एनालिसिस, आईएससी बोर्ड क्लास 12। तो इसमें सबसे पहले लर्न करेंगे हम 4 टाइप के रेशोज होते हैं: लिक्विडिटी रेशो, सोल्वेंसी, एक्टिविटी जिसको टर्नओवर भी कहते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहले ये लर्न कीजिए। अब हमें लर्न करना है कि लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशो होते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। क्विक रेशो को लिक्विड रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। इसमें हमें 4 रेशो याद करने हैं: डेट इक्विटी रेशो, डेट टू टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, इनके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है एक्टिविटी रेशो। इसमें हमें लर्न करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में हमें लर्न करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, आरओआई। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, एंड पी मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर हमको देखना है लिक्विडिटी रेशो, अगर हमें देखना है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब है कैश पोजीशन, मतलब क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएगी या नहीं। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? लिक्विडिटी रेशो। इसमें 2 रेशो हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका जो आइडियल रेशो होता है वो होता है 2:1। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डबल है तो अच्छी पोजीशन है, बट अगर 2:1 से बहुत ज्यादा है, जैसे 8:1, 9:1, तो वो अच्छी पोजीशन नहीं है। इसका मतलब हम अपने फंड्स का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, बट 2:1 आइडियल है। अच्छा, इस करंट रेशो निकालते वक्त आपको याद रखना है कि इन्वेंट्री में अगर लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स इंक्लूडेड हैं तो उनको लेस करना है। डेटर्स में प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स जोड़ा हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशो। इससे पता चलता है कि हम अपनी करंट लायबिलिटी का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। क्विक रेशो से पता चलता है कि क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट क्विकली कर सकते हैं विद इन ए मंथ। तो क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका आइडियल है 1:1। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बट ये याद रखना है कि जो इन्वेंट्री है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। एक मैंने यहाँ छोटी सी बैलेंस शीट बना रखी है। ये बैलेंस शीट आपको फॉर्मूलाज को लर्न करने में हेल्प करेगी। जैसे एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, जिसके 2 पार्ट्स हैं, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा है करंट एसेट्स, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? टोटल एसेट्स। अगर आपको करंट एसेट्स नहीं दे रखे हैं और आपको दे रखा है टोटल एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, तो आप क्या कर सकते हैं? टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट, आपको करंट एसेट आ जाएगी। इधर आ जाइए, अगर हम लायबिलिटी साइड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या है? शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेट या फिर डेट भी कहते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है करंट लायबिलिटी, जिसको हम शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म को डेट को जोड़ दूं, दैट बिकम्स टोटल डेट। और टोटल डेट को टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी भी कहते हैं। और अगर मैं 1, 2 और 3 जोड़ दूं, दैट कम्स टोटल लायबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है? अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट दे रखा है तो मान लीजिए टोटल लायबिलिटी दे रखा है, और टोटल लायबिलिटी दे रखा है तो मान लीजिए टोटल एसेट दे रखा है। डन। अब अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको टोटल एसेट दे रखा है और 1 और 2 दे रखा है, मतलब 1 मतलब शेयर होल्डर फंड और 2 मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, तो अगर मैं टोटल एसेट में से 1 और 2 माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? करंट लायबिलिटी। तो दिस वे, अच्छा मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल डेट दे रखा है और टोटल डेट दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, तो टोटल डेट में से भी लॉन्ग टर्म डेट माइनस करूंगा तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। इसी में एक और चीज हमें याद रखनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। काफी इंपॉर्टेंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, कई बार पूछ लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है? देखिएगा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर अगर मैंने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखा है तो इसको हम वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर डेट प्लस इक्विटी, मतलब 1 और 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इस चैप्टर में, या फिर इन दोनों को जोड़कर मैं करंट लायबिलिटी लेस कर दूं तब भी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे
मैं एक बार इसको सही कर देता हूं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, सीई, कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपका, क्लियर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। नाउ अब हमें इसमें सीखना है कि अगला रेशो है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो से हमें पता चलता है कि क्या हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का टाइम से पेमेंट कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब 10 या 15 साल बाद जो हमें लायबिलिटी पे करनी है, क्या हम उसको पे कर पाएंगे। तो इसमें पहला रेशो है डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो कैसे निकलेगा, डेट अपॉन इक्विटी। देखो डेट इक्विटी, तो डेट अपॉन इक्विटी, इसको लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। इसका आइडियल रेशो 2:1 है। 2:1 से ज्यादा होना बेकार है, कम होना अच्छा है। एक मैंने रेशो यहां भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब पॉइंट आता है डेट टू टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट। तो इसका फॉर्मूला याद करना आसान है, डेट टू टोटल एसेट, तो डेट अपॉन टोटल एसेट। ये इस टू में आएगा, ये इस टू में, देखो ये इस टू में, ये इस टू में, ये इस टू में रहेगा, ये इस टू में, ये इस टू और परसेंटेज दोनों में रहेगा और ये टाइम्स में रहेगा। तो याद करना कितना आसान है, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर मींस ओनर, ओनर मींस इक्विटी, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और लास्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें पता चलता है कि क्या मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा है, मतलब प्रॉफिट ऊपर और इंटरेस्ट नीचे। तो प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो आंसर टाइम्स में जाना चाहिए, 6 to 7 टाइम्स बेटर माना जाता है। तो अब तक मैंने आपको टोटल रेशो बताई, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी। लिक्विडिटी में मैंने आपको बताया करंट रेशो एंड क्विक रेशो। करंट रेशो करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटी। यहां पे मैंने डिस्कस किया डेट इक्विटी रेशो, जो हम लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करते हैं कि लॉन्ग टर्म में लायबिलिटी पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। डेट मींस आउटसाइडर मनी, इक्विटी मींस ओनर्स मनी। तो डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट, डेट अपॉन टोटल एसेट। प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ओनर, ओनर मतलब इक्विटी, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ऊपर प्रॉफिट नीचे इंटरेस्ट, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये आंसर टाइम्स में जाएगा, 6 to 7 टाइम्स ऑलवेज बेटर। ये इस टू परसेंटेज में रहेगा, इस टू और ये इस टू। अगला है एक्टिविटी रेशो। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना एक्टिव है। तो उसके लिए पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखो यहाँ पहला वर्ड क्या है, इन्वेंट्री, तो नीचे क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, नीचे क्या आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे क्या है, ट्रेड पेबल, तो नीचे क्या आएगा, एवरेज ट्रेड पेबल। यहाँ पे क्या है, वर्किंग कैपिटल, नीचे क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। तो याद करना कितना आसान हो गया, हाफ रेशो याद हो गया आपका। नीचे अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल नीचे ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, और वर्किंग कैपिटल मींस वर्किंग कैपिटल। अब पॉइंट आता है ऊपर क्या याद करें, देखो इन्वेंट्री मतलब आपको पता है स्टॉक को भी इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में अगर हम ये कहते हैं कि ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये याद रख लीजिए, कॉस्ट हमेशा कैसे निकलता है, नेट रेवेन्यू माइनस जीपी। अगर आपको रेवेन्यू में से जीपी मतलब प्रॉफिट हटा दोगे तो क्या निकलेगा, कॉस्ट। तो ऊपर हमें कॉस्ट रखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आंसर टाइम्स में, टाइम्स में, टाइम्स में और टाइम्स में आएगा, ठीक है। इससे पता चलता है हमारा बिजनेस कितना एक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपका आंसर 12 टाइम्स आता है, इसका मतलब आपके स्टॉक को 12 रोटेशंस मिले साल में। तो जितना ये रेशो एक्टिव है, जितना ज्यादा है तो बिजनेस उतना एक्टिव है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऊपर आएगा, और कॉस्ट कैसे निकलेगा, नेट रेवेन्यू माइनस जीपी। कॉस्ट को निकालने के और फॉर्मूलाज भी हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक फॉर्मूला ये भी है, नेट रेवेन्यू माइनस जीपी। एक फॉर्मूला और भी है, नेट रेवेन्यू प्लस ग्रॉस लॉस। और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तब आपको फॉर्मूला थोड़ा अलग रहेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी। अगर कोई डायरेक्ट खर्चा है जैसे वेजेस, कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, कैरी इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एटसेट्रा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मैंने बताया, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो अब देखो ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, डेटर एंड बीआर। डेटर एंड बीआर से मिलकर बनता है ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल बनते कब हैं, जब हम उधार बेचते हैं। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू ऊपर रहेगा, अपॉन तो मैंने बता रखा आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो आपने कहा सर नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न। तो ये आएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू, और ये आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। ये इसको याद करना आसान है। ट्रेड पेबल कब बनते हैं, जब हम उधार खरीदते हैं। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में दो आते हैं, क्रेडिटर एंड बीपी, क्रेडिटर एंड बीपी। तो ये भी टाइम्स में आएगा। और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा,
टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाय 2। यहां पे बात करते हैं, यहां पे ऊपर नेट रेवेन्यू आएगा, क्या आएगा, नेट रेवेन्यू। तो नेट रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब नेट रेवेन्यू कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं है तो आप टोटल रेवेन्यू को ही नेट रेवेन्यू मान सकते हैं। तो कैसे याद हुआ, नीचे एवरेज, यहां नीचे एवरेज, यहां नीचे एवरेज, और यहां पे नीचे वर्किंग कैपिटल। ऊपर यहाँ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू रहेगा, यहाँ पे ऊपर नेट क्रेडिट रेवेन्यू रहेगा, यहाँ नेट क्रेडिट परचेज रहेगा, और यहाँ पे नेट रेवेन्यू रहेगा। ठीक, आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। ये सारे परसेंटेज में, परसेंटेज 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 परसेंटेज, और ये वाला रहेगा लास्ट वाला, अर्निंग पर शेयर इज रुपीज पर शेयर, एंड दिस इज टाइम्स। तो बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर है, नीचे नेट रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग रेशियो में नीचे नेट रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नीचे नेट रेवेन्यू है, और नेट प्रॉफिट रेशियो में नीचे नेट रेवेन्यू है। तो इसका मतलब पहले 4 रेशियोज के अपॉन में नेट रेवेन्यू है। जीपी रेशियो है तो ऊपर जीपी, ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है तो ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए कैसे याद हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो यहां पे अगर मैं रेवेन्यू में से कॉस्ट हटा दूं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100 ये हो गया। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक लिंक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल 100 होता है। अगर ये 80 है तो ये 20 रहेगा, ये 90 है तो ये 10 रहेगा, ये 95 है तो ये 5 रहेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में लिंक है। तो अब पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। आपने कहा सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का तो फॉर्मूला आपने बता दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलेगा, तो आप याद रखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स एंड इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। तो इनको मिला दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी कह सकते हैं। और अगला है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड। अब पॉइंट आता है कि ठीक है जी आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दिया, नेट रेवेन्यू हमें पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, कॉस्ट की जगह आप लिख दीजिए जीपी, क्या लिख दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट, और जो प्लस करा उसे माइनस कर दीजिए, और जो माइनस करा उसे प्लस कर दीजिए। अब आपने कहा सर प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिया, तो देखो ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में इनकम जोड़ेगा, वैसे याद रख लीजिए प्रॉफिट में अगर इनकम जोड़ेगा तो ये हट जाएगा, और इसका रिवर्सल ऊपर है। क्लियर, तो ये मैंने आपको दोनों रेशो बताए। अगला है नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट में हमें ऊपर, नीचे तो नेट रेवेन्यू रहेगा, ऊपर रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100। अब आता है आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा प्रॉफिट, नीचे रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। अब ऊपर आएगा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, परसेंटेज में जाएगा। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग किसके लिए होता है, इक्विटीज के लिए, और इक्विटीज होते हैं एक्चुअल ओनर्स, तो इनको वो मिलता है जो सबसे आखिर में बचता है। तो हमें कैसा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर, कैसा चाहिए, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट भी लेस हो चुका है, टैक्स भी लेस हो चुका है, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन, नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये आंसर आएगा आपका रुपीज पर शेयर। ठीक है, और लास्ट है पीई रेशो। पीई मतलब प्राइस, पी मतलब प्राइस, ई मींस अर्निंग, तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये आंसर टाइम्स में आएगा कि आपका जो अर्निंग, आपका जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो अर्निंग का कितना टाइम्स है, तो ये आपका आंसर टाइम्स में आएगा। तो होपफुली मैंने सारे रेशो आपको एक ही बोर्ड पे लिख के दिए हैं और आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।